सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज़ नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस के बारे में। तो नेक्रोसिस होता क्या है? तो नेक्रोसिस इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट फॉलो सेल डेथ इन द लिविंग टिश्यू ड्यू टू प्रोग्रेसिव डिग्रेडेटिव एक्शन ऑफ एंजाइम इन लीथल सेल इंजरी। ठीक है, मतलब कोई भी लीथल सेल इंजरी या फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो, ठीक है, तो उससे नेक्रोसिस होती है। एंड हमने सेल इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी के दो टाइप्स होता है, दैट इज नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस। तो हम नेक्रोसिस को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो नेक्रोसिस का सिंपल सा मतलब होता है सेल डेथ। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दैट इज ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस क्या होता है? दैट इज if the enzymes responsible for necrosis are derived from the damaged cell itself, it is known as autolysis। मतलब खुद का ही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है खुद के ही लाइसिस के लिए, दैट इज ऑटोलिसिस। एंड हेट्रोलाइसिस, अगर if the enzyme come from inflammatory cells, example neutrophil, and give over protection, this is called as heterolysis। मतलब कोई और इन्फ्लामेटरी सेल से एंजाइम आके हो रहा है आपका सेल का लाइसिस, दैट इज हेट्रोलाइसिस। मॉर्फोलॉजी ऑफ नेक्रोसिस। अब गाइज, मैंने आपको बताया कि मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट इमेजेस है क्वेश्चन वाइज डिस्कस कर रहा हूँ मैं, तो उसकी इमेज डाल दे, तो आप उधर पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा हर एक वीडियो में मेरी जनरल पैथोलॉजी की, तो आप उधर पे जाके देख सकते हो। ओके, तो कंटिन्यूइंग विद द मॉर्फोलॉजी ऑफ नेक्रोसिस, दैट इज साइटोप्लाज्मिक चेंज। तो दिस विल इंक्रीज इओसिनोफिलिया। दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब साइटोप्लाज्मिक चेंज होगा तो इओसिनोफिलिया हो जाएगा। एंड मतलब आरबीसी का बढ़ जाना, इओसिनोफिल्स, ठीक है, एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म, मॉडर्न ईटन अपीयरेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब जैसे किसी कोई छोटा सा कीड़ा है उसने खा लिया हो, वैसा साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ओके, साइटोप्लाज्म विल बिकम मोर ग्लॉसी एंड होमोजेनस इन अपीयरेंस। मतलब सिंपल सी बात है, इओसिनोफिलिया होगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होगा, एंजाइम डिग्रेडेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है साइटोप्लाज्म का लुक चेंज हो जाएगा। ओके, अब न्यूक्लियर चेंज पे आ जाता है, डेट इज लॉस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। ओके, तो उसमें तीन होता है, डेट इज काइनोसिस, कैरियोहेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। तो काइनोसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर बिकम्स श्रिंक्ड एंड कंडेंस, दैट इज काइनोसिस। फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ श्रिंक्ड न्यूक्लियस, दैट इज कैरियोहेक्सिस। एंड न्यूक्लियर फेड्स, दैट इज कैरियोलाइसिस। मतलब पहले श्रिंक होकर कंडेंस होता है, फिर उसकी लाइसिस होती है, फिर फ्रेगमेंट होता है, एंड फिर वो चला जाता है। ठीक है, मतलब काइनोसिस, कैरियोहेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। ओके, अब आ जाता है टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस पे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अभी तक हमने देखा कि ऑटोलाइसिस, हेट्रोलाइसिस, फिर साइटोप्लाज्मिक चेंज एंड न्यूक्लियस चेंज। ओके, अब बात है टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस पे। तो बेसिकली टू टाइप्स होते हैं नेक्रोसिस के, दैट इज कोगुलेटिव एंड लिक्विड एक्टिव। तो एक एक को हम डिटेल मतलब ध्यान से देखते हैं। दैट इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस क्या होता है? द सेल्स आर डेड बट द आउटलाइन एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द सेल्स आर प्रिजर्व्ड एटलीस्ट फॉर अ फ्यू डेज। एग्जाम्पल इज इस्चेमिक इंजरी इन ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट ब्रेन। ठीक है, तो मतलब सेल डेड हो जाता है बट आर्किटेक्चर ऑफ आउटलाइन एंड आर्किटेक्चर है वो कुछ दिन तक कुछ दिनों तक रहता है, दैट इज इस्चेमिक इंजरी। मतलब इस्चेमिया होने के बाद फिर अगर कंटिन्यू फिर नहीं मिला तब जाके वो नेक्रोसिस शो करेगा। ओके, एंड सेकंड इज द लिक्विड एक्टिव नेक्रोसिस। उसमें क्या होता है? द सेल्स आर गेटिंग सीवियरली डैमेज्ड बाय एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, दैट इज एग्जांपल इज एब्सेस एंड हाइपोक्सिक इंजरी इन ब्रेन। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि कोई डेज या फिर कोई टाइम के लिए नहीं शो कर रहा है, डायरेक्टली इट विल कॉज द नेक्रोसिस। जैसे जैसे जा रहा है एंजाइम डिग्रेडेशन की वजह से नेक्रोसिस होती चले जा रही है। ठीक है, तो सम अदर इम्पॉर्टेंट नेक्रोसिस आर, मतलब मेनली ये दो होते हैं बट कुछ और भी होता है, दैट इज गैंग्रेनियस, केशियस, फैट एंड फिब्रोनॉइड। तो हम ये चारों को भी देख लेते हैं अलग से। ओके, तो गैंग्रीनस के बारे में, इट इज़ मोस्टली अकर इन अपर लिम एंड लोअर लिम ड्यू टू डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई इज नोन एज गैंग्रीन। ओके, तो गैंग्रीन अलग से क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेंगे। ओके, sometimes there is a bacterial infection superimposed on the necrosis, so gangrenous necrosis is a coagulative type of necrosis. But whenever there is bacterial infection superimposed, the
सुपर इम्पोज द हार्मफुल रिलीज्ड बाय द बैक्टीरिया, मतलब जब नेक्रोसिस होती है एंड ऊपर से सुपर इम्पोज हो जाता है तो इन्फेक्शन बैक्टीरिया का, तो ऑल्सो एंजाइम रिलीज बाय द इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ऑल दोज रिजल्ट इन लिक्विड एक्टिव नेक्रोसिस एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज वेट गैंग्रीन। मतलब बेसिकली ये कॉग्निटिव नेक्रोसिस शो करेगा पहले तो, बट जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज हो जाएगा, मतलब नेक्रोसिस तो हो ही रहा है तो उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्यून सिस्टम इन्फ्लामेट जो इम्यून सेल्स होंगे जैसे कि न्यूट्रोफिल्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, तो वो भी अपने एंजाइम्स रिलीज करेंगे, तो उससे मतलब एंजाइम डिग्रेडेशन होगा, तो इट इज़ ऑल्सो एग्जाम, मतलब वो लिक्विड एक्टिव नेक्रोसिस की मैकेनिज्म को भी फॉलो कर रहा है इन्फ्लेमेटरी सेल्स, तो उसकी वजह से लिक्विड एक्टिव नेक्रोसिस भी शो करेगा, मतलब दोनों नेक्रोसिस साथ में शो कर रहा है, तो ये टर्म को क्या बोलेंगे, दैट इज हम वेट गैंग्रीन, मतलब कंजिक्यूटिवली अगर वो फॉर्म दिखा रहा है दैट इज वेट गैंग्रीन। ओके, तो ये हो गया हमारा गैंग्रीन नेक्रोसिस, ओके, ऑल्सो नोन एज वेट गैंग्रीन। अब कैशियस नेक्रोसिस में क्या हो रहा है, दैट इज इन दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस, मतलब चीज लाइक नेक्रोसिस होता है, इट इज देयर इज अ वाइट फ्राइबल एरिया, इट इज़ यूजुअली सीन इन टीबी। ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस में ये मेनली देखे जाते हैं। एंड वाइट फ्राइबल मतलब फ्राइबल एरिया, मतलब ऐसे थोड़ा सा चीज लाइक अपीयरेंस होता है इसका, कैशियस नेक्रोसिस का। फैट नेक्रोसिस में क्या होता है, दैट इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। अब एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में ये फैट नेक्रोसिस हो जाएगा। तो पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है, दैट इज व्हेन द लाइपेज एंजाइम इटसेल्फ गेट रिलीज्ड इनटू पैंक्रियास। तो उससे क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड से लाइपेज के प्रेजेंट में फैटी एसिड्स हो रहा था, एंड फैटी एसिड प्लस कैल्शियम क्या करेगा, वाइट चॉकी अपीयरेंस करेगा, दैट विल कॉज द फैट सपोनिफिकेशन एंड दैट विल लीड टू द कैल्सिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, एंड दैट विल कॉज द फैट नेक्रोसिस। ओके, तो पैंक्रियाटिक कंडीशन में देखने को हमको मिलता है, ठीक है। एंड जब ज़्यादा लाइपेज हो जाएगा तब ये हो जाएगा। ओके, अब लास्ट आते हैं कैटेगरी पे, दैट इज द फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ओके, दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज यूजुअली सीन इन ब्लड वेसल ड्यूरिंग सम इम्यूनोलॉजिकल डिजीज। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है, दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स गेट्स डिपोजिटेड इनटू द ब्लड वेसल, दिस रिजल्ट्स इन सेल इंजरी। अब सेल इंजरी होगी तो क्या होगा, दिस कॉज फाइब्रिन टू लीक आउट ऑफ द ब्लड वेसल एंड देन गिव्स इट पीक एम्पेरेंस सराउंडिंग। ठीक है, अंडर द एचएनई स्टेन। तो एचएनई स्टेन में हम देख सकते हैं, तो फाइब्रिन लीक आउट हो जाएगा ब्लड वेसल से एंड देन इट विल गिव अ पिंक एम्पेरेंस, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, दैट इज फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। तो हमने नेक्रोसिस के बारे में देखा कि इट इज़ अ क्या बोल सकते हैं, डेथ ऑफ द टिश्यू। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, तो उसमें मेनली दो चेंजेस होंगे, दैट इज साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर चेंज। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में इओसिनोफिलिया होगा, एंजाइम डिग्रेडेशन की वजह से साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा एंड इट विल बिकम मोर होमोजेनस एंड ग्लॉसी। न्यूक्लियर चेंज में हमने तीन देखे, दैट इज काइनोसिस, कार्योरेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। ओके, मतलब न्यूक्लियर का पहले श्रिंक हो जाना एंड कंडेंस हो जाना, फिर उसके फ्रेगमेंटेशन हो जाना एंड फिर धीरे धीरे फेड अवे कर जाना। फिर दो बेसिक टाइप्स हमने देखे, दैट इज कोगुलेटिव एंड लिक्विड एक्टिव। ठीक है, देन कोगुलेटिव एंड लिक्विड एक्टिव के बाद हमने और भी देखा, दैट इज गैंग्रीनस नेक्रोसिस, दैट इज आल्सो नोन एज वेट गैंग्रीन। फिर कैशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस जो पैंक्रियाटाइटिस में होते हैं, एंड जो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स में हमको देख लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज द एपोप्टोसिस। ओके, तो एपोप्टोसिस होता क्या है, तो इट इज़ अ पाथवे ऑफ सेल डेथ वेर सेल आर कमिटिंग सुसाइड। ओके, कॉल्ड एज प्रोग्राम, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोग्राम सेल डेथ। तो ये फर्स्ट ईयर के फिजियोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो ये फिजियोलॉजी में भी हम कवर कर लेते हैं। ओके, इन एपोप्टोसिस द सेल मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट। ठीक है, आजू बाजू वाले सराउंडिंग्स को कोई अफेक्ट नहीं करता। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस की नेक्रोसिस आजू बाजू वाले सराउंडिंग्स को अफेक्ट करेगा, बट एपोप्टोसिस ऐसा कुछ नहीं करेगा, बिकॉज इट इज द प्रोग्राम सेल डेथ। It is a pathway of cell death induced by tightly regulated intracellular program in which cell destined to die activate enzyme that degrade cell's own DNA and nuclear and cytoplasmic protein। मतलब सेल खुद जो होगा वो अपनी मैकेनिज्म को खुद डिस्ट्रॉय करेगा बाय द यूज ऑफ वेरियस एंजाइम, मतलब इट विल प्रोड्यूस अ प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, अब इसके कॉजेज मेनली दो हो सकते हैं, या तो फिजियोलॉजिकल या तो पैथोलॉजिकल। ओके, तो हम फिजियोलॉजिकल कॉजेज पहले देखते हैं, दैट इज ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस इन मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर इन मेल। तो उसकी वजह से डिफ्रेंशिएशन इन
सेक्स गोनड्स हमको मिलता है, उसकी वजह से एपोप्टोसिस होगा, तो फिर इनहिबिशन होगा, तो और मेल एंड फीमेल में हमको डिफरेंस समझ में आएगा. हार्मोन डिपेंडेंट एपोप्टोसिस दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रोस्टेट, ये दैट इज हार्मोन डिपेंडेंट एपोप्टोसिस. टू मेंटेन द नंबर ऑफ सेल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक सेल का इंडेफिनेटली जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक वही, मतलब रीजनरेशन होते रहता है, तो उसकी वजह से भी एपोप्टोसिस, मतलब हर सेकंड या फिर हर मिनट में हमारे बॉडी में एपोप्टोसिस हो रहा है. ठीक है. होस्ट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रोफिल ड्यूरिंग द एग्जाम्पल इज न्यूट्रोफिल ड्यूरिंग द इन्फ्लामेशन. ठीक है. तो न्यूट्रोफिल्स का भी बाहर निकलना ज़रूरी है, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी लाइफ स्पैन होती है, फिर उनके फंक्शन होने के बाद उनको बाहर निकलना ज़रूरी है. ठीक है. ताकि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड द नॉर्मल एक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द बॉडी कैन मूव ऑन. एंड डेथ ऑफ सेल रिएक्टिंग लिम्फोसाइट. ठीक है. तो ये 4-5 एग्जांपल्स हो गए ऑफ एपोप्टोसिस इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मतलब ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस इन एमआईएफ, फिर ब्रेस्ट फीडिंग या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल या प्रोस्टेट, फिर टू मेंटेन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चर, होस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी एंड डेथ इन सेल रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स. अब पैथोलॉजिकल कंडीशंस में क्या क्या हो जाएगा, दैट इज मेनली रेडिएशन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से. तो वो कैसे होगा, दैट इज इट विल डैमेज द डीएनए, देन म्यूटेशन विल अकर and then can cause damage to other cell, and this damage can be repaired by apoptosis. फिर during viral infection like hepatitis उसमें भी apoptosis हो जाएगा, जो सेल की लाइसिस होगी, that will be the programmed cellular death. During atrophy of parenchymal cells after duct obstruction. ठीक है. तो उसमें भी apoptosis होगा. and tumor cells during regression. ओके. तो उसमें भी apoptosis होगा. अब हम देख लेते हैं दैट इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द एपोप्टोसिस, मतलब बाहर से कैसा अपीयरेंस दिखता है. तो पहले तो है कि नॉर्मल सेल है, तो पहले में श्रिंकेज ऑफ सेल साइज होगा. ठीक है. तो ऑर्गेनेल्स जो होंगे सेल्स के वो टाइटली पैक हो जाएंगे. तो उसके बाद क्या होगा, दैट विल क्रोमेटिन, उसका क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाएगा. तो उसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द एपोप्टोटिक बॉडीज. ओके. एंड थर्ड स्टेप क्या है, दैट इज साइटोप्लाज्म बिकम्स डेंस एंड क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो जाएगा. फिर फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज, तो फैगोसाइटोसिस ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज बाय द मैक्रोफेजेस. ठीक है. तो एपोप्टोटिक बॉडीज या फिर एपोप्टोसिस से जो सेल की डेथ होगी, तो वो इट विल बी फैगोसाइट्स बाय द मैक्रोफेजेस. एंड कंटेंट्स ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज भी पूछ लेते हैं कभी कभी, दैट इज साइटोप्लाज्म, डेंसली पैक्ड बॉडीज विथ और विदाउट न्यूक्लियर फ्रैगमेंट्स. ओके. तो नेक्स्ट पॉइंट है, इन एपोप्टोसिस सेल मेम्ब्रेन्स रिमेन्स इंटैक्ट, सो नो लीकेज ऑफ एंजाइम्स एंड इन्फ्लेमेशन डज नॉट अकर. सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है एंड नो लीकेज एंड एंजाइम और इन्फ्लेमेशन डज नॉट अकर, इसीलिए तो बाजू वाले सेल को या फिर सराउंडिंग्स को एपोप्टोसिस में कुछ अफेक्ट नहीं होता. ओके. अब हम आ जाते हैं बायोकेमिकल फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस, दैट इज प्रोटीन क्लीवेज, डीएनए ब्रेकडाउन एंड फैगोसाइटिक रिकॉग्निशन. तो हम ये तीनों को डिटेल में ले लेंगे इधर पे. दैट इज प्रोटीन क्लीवेज. ठीक है. तो वो कैस्पेसिस की वजह से होता है. कैस्पेसिस डिस्ट्रॉय द प्रोटीन इन द सेल विच डैमेजेस द साइटोस्केलेटन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच कॉजेज द एपोप्टोसिस. मतलब कैस्पेसिस जो प्रोटीन होते हैं सेल के उसको डैमेज कर देते हैं, एंड साइटोस्केलेटन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच कॉजेज एपोप्टोसिस. डीएनए ब्रेकडाउन हो जाता है. द डीएनए इज ब्रोकन डाउन इनटू वेरी स्मॉल फ्रैगमेंट्स, दैट इज 50 to 200 किलोबाइट, विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. मतलब डीएनए भी ब्रेकडाउन हो जाता है. एंड फैगोसाइटिक रिकॉग्निशन, इन सेल मेम्ब्रेन द एपोप्टोटिक सेल देयर इज प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोडिडिल सीरीन. ओके. दे मे ऑल्सो कंटेन एडेसिव मॉलिक्यूल सच एज थ्रोम्बोस्पॉन्डिन. तो फैगोसाइट मतलब मैक्रोफेजिस कब पहचानेंगे कि ये एपोप्टोटिक सेल है, तो हम उसको जाके फैगोसाइट करें. तो उसमें फॉस्फोडिल सीरीन एंड थ्रोम्बोस्पॉन्डिन होता है. तो ये दो केमिकल्स की वजह से मैक्रोफेजिस को पता चल जाता है, एंड दे विल बी सेंड द सिग्नल्स. तो उसकी वजह से मैक्रोफेजिस उधर पे आके एपोप्टोटिक सेल की फैगोसाइटोसिस कर देंगे. ओके. अभी जो मेन है जो मैकेनिज्म है वो हमको याद रखना ही रखना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पूछ लिए भी जाता है अलग से. ओके. मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस इट इज़ अकर इन 2 phases. ठीक है. इनिशिएशन फेज एंड एग्जीक्यूशन फेज. तो इनिशिएशन फेज में ही हमारे 2 पार्ट है, दैट इज एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक. ठीक है. एंड एग्जीक्यूशन फेज में बस द इनिशिएशन विल बी, मतलब एक्शन रिस्पॉन्स देगा. ठीक है. तो इनिशिएशन में 2 पाथवे, दैट इज इंस्ट्रक्शन एंड इंट्रिंसिक. तो एक्सट्रिंसिक दैट इज ऑल्सो नोन एज द डेथ रिसेप्टर पाथवे. ठीक है. तो डेथ रिसेप्टर में कौन कौन से 2 है, दैट इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड FAS. ओके. तो
ऐसे 2 और 3 दैट मतलब जो फैक्टर होंगे वो इंड्यूस हो जाएंगे, तो इट विल कॉज द एडेप्टर मॉलिक्यूल दैट इज फैस एसोसिएटेड दैट डोमेन, वो मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेंगे। तो वो क्या करेंगे, प्रो कैस्पेस 10 को कैस्पेस 10 में एक्टिव कर देंगे। जो एडेप्टर मॉलिक्यूल है FADD, दैट इज FAS एसोसिएटेड दैट डोमेन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंड विद दैट विल कन्वर्ट प्रो कैस्पेस इनटू कैस्पेस 10 एंड दैट विल एग्जीक्यूट द एपोप्टोसिस। तो दैट रिसेप्टर पाथवे में कैसा है, दैट इज TNF एंड FAS, वो इंड्यूस करेंगे FADD को, दैट इज फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन। तो वो किसको एक्टिव करेगा, प्रो कैस्पेस को कैस्पेस में एक्टिव करेगा, एंड दैट विल एक्सिक्यूट द एपोप्टोसिस। एंड इंट्रिंसिक पाथवे में दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे एट it occurs due to the imbalance in maintaining the membrane potential of the mitochondrial membrane। तो हमने सेल इंजरी में भी देखा था कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कैसे पोटेंशियल डिस्ट्रॉय हो रहा था, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ, तो मैं बात कर रहा था इंट्रिंसिक दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे के बारे में। तो इट अकर्स एट द इम्बैलेंस इन मेंटेनिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, रेडिएशन एंड केमिकल्स आएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स, मतलब जो एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स थे वो हमको इनहिबिट कर जाएंगे, ठीक है। तो जो एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स हैं उनको वो इनहिबिट करेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि एपोप्टोसिस होगा। एंड एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स का इनहिबिशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सीवियर डीएनए डैमेज हो जाएगा, उसकी वजह से डीएनए ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो एक्टिवेशन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स सच एज BAX दैट इज बैक्स, दिस क्रिएट्स द पोर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पोर्स एक बार क्रिएट हो गए तो पोटेंशियल है वो मेंटेन नहीं रहेगा, ओके। देन रिलीज ऑफ द साइटोक्रोम C, देन इट फॉर्म्स द एपोप्टोजोम, मतलब जो एपोप्टोजोम है उसका प्रोडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम C, एंड दैट विल द एपोप्टोजोम विल एक्टिवेट द प्रो कैस्पेस 9 इनटू द कैस्पेस 9, एंड फिर वो कैस्पेस 9 होगा वो प्रो कैस्पेस 3 को कैस्पेस 3 में कन्वर्ट करेगा, एंड फाइनली दैट विल कॉज द एपोप्टोसिस, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, दैट इज रेडिएशन एंड केमिकल की वजह से इनहिबिशन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स होगा, एंड फिर इट विल कॉज द सीवियर डीएनए डैमेज, उसके वजह से बैक से रिलीज होगा, बैक से साइटोक्रोम C से प्रो कैस्पेस 9 टू कैस्पेस 9, फिर उससे क्या होगा, प्रो कैस्पेस 3 टू कैस्पेस 3, ओके। तो ये पूरा हो गया। एंड एक्सटेंसिव पाथवे हमने देखा था कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड FS से FADD एंड FADC से प्रोकैस्पेस 10 to 10 एंड दैट इट विल कॉज द एपोप्टोसिस, ठीक है। एंड हमने बायोकेमिकल फीचर्स में देख लिया था, दैट इज प्रोटीन क्लीवेज, डीएनए ब्रेकडाउन एंड फैगोसाइटिक रिकॉग्निशन, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में हमने देखा था कि श्रिंकेज ऑफ सेल, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, फिर फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज एंड दैट विल कॉज द फैगोसाइटोसिस, ठीक है। एंड कॉजेज में हमने पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कॉजेज भी देख लिए थे। तो नेक्रोसिस में भी मैंने आपको पूरा बता दिया, एंड एपोप्टोसिस में मैंने आपको पूरा समझा दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ओके। एंड अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़, एंड इमेजेस के लिए प्लीज़ गाइस प्लीज़ डू विजिट माय टेलीग्राम चैनल। मैंने उधर पे अलग से पूरा जनरल पैथोलॉजी का पिक्चर्स एंड हिस्टोपैथोलॉजी के इमेजेस डाल रखे थे, सो यू कैन चेक आउट देयर। सो थैंक यू।